सिविल वॉर, द रशियन रिवॉल्यूशन। जब बोल्शेविक्स ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर किया तो रशियन आर्मी स्टार्टेड ब्रेकिंग। रशियन आर्मी टूटने लगी। बहुत सारे सोल्जर्स पीजेंट्स थे और उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने अपने विलेज वापस जाना पड़ा। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी के जो भी लीडर्स थे वो साउथ रसिया चले गए, जहां उन्होंने ट्रूप्स को इकट्ठा करना शुरू किया, सोल्जर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, वो भी रेड आर्मीज के खिलाफ यानी कि बोल्शेविक के खिलाफ। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स मतलब सोशल रिवॉल्यूशनरीज एंड द वाइट्स मीन्स प्रोजारिस्ट ज़्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल करने लगे और इनकी हेल्प दूसरे कंट्रीज के ट्रूप्स भी कर रहे थे, जैसे फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज। ये सारे के सारे कंट्रीज नहीं चाहते थे कि रशिया में सोशलिज्म आए। इन सारे ट्रूप्स ने मिलकर बोल्शेविक के साथ सिविल वॉर की। वाइट्स में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने बहुत हार्श स्टेप्स लिए उन पीजेंट्स पे जिन्होंने लैंड सीज किया हुआ था। इन एक्शंस की वजह से नॉन बोल्शेविक्स को जो भी सपोर्ट किया था लोगों ने वो सब खत्म हो गया। एंड बाय जनवरी 1920 बोल्शेविक्स की सारी पावर्स फिर से वापस आ गई, क्योंकि इनको नेशनलिस्ट एंड जेडिस्ट का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक्स ने सारे बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड कर दिया था और जो लैंड सोशलाइज्ड कर दिया गया था वहाँ पीजेंट्स को कल्टीवेशन के लिए छूट दे दी गई। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि इकोनॉमी कैसी चलनी चाहिए और इसी हिसाब से अगले 5 साल के लिए टारगेट सेट कर लिया गया और इसी बेसिस पे उन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए। पहले 2 5 ईयर प्लान्स के लिए गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों की प्राइस फिक्स कर दी ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठीक से हो, और ऐसा हुआ भी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 टू 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। प्रोडक्शन के साथ साथ कई सारे नए नए सिटीज भी बन गए। बहुत से अच्छे अच्छे स्टेप्स भी लिए गए, जैसे एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, फैक्ट्रीज में क्रीचेस बनाए गए वुमेन के बच्चों के लिए, चीप हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया और साथ ही साथ कई सारे अच्छे से अच्छे क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए। लेकिन पूरी रसिया में ये सारे एडवांटेजेस सभी को नहीं मिल पाता था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। 1927 एंड 1928 आते आते रशिया में ग्रेन्स की काफ़ी कमी हो गई, एक्यूट शॉर्टेज हो गई। गवर्नमेंट ने ग्रेन्स की प्राइस फिक्स कर दी थी, बट पीजेंट्स ने ग्रेन्स को उस दाम पे, उस कीमत पे बेचने से रिफ्यूज कर दिया था। स्टालिन, जो लेनिन के डेथ के बाद पार्टी को लीड कर रहा था, इसने बहुत से फर्म इमरजेंसी मेजरमेंट लिए। स्टालिन को लगा कि कंट्री में जो भी रिच पीजेंट्स हैं या ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में, उन्होंने जानबूझ करके अनाजों के स्टॉक को स्टोर कर रखा है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जब ग्रेन्स की कीमत बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, तब वो अपने स्टॉक को निकालेंगे और अपने अनाज को सेल करेंगे, बेचेंगे, जिससे इन रिच पीजेंट्स को और ट्रेडर्स को बेनिफिट हो। तो स्टालिन ने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ग्रेन्स को, मतलब कि अनाज को ही कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना शुरू कर दिया। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, और यहाँ जाकर के पार्टी मेंबर्स ने ग्रेन्स को कलेक्ट करना शुरू किया। और जो भी बड़े बड़े किसान होते थे रसिया में, जिनको कुलक्स कहा जाता था, वेल्दी पीजेंट्स वर कॉल्ड कुलक्स, उनके यहाँ रेड मारे, छापे मारे। लेकिन अनाज को लेकर के शॉर्टेज अभी भी बरकरार थी, तो पार्टी ने डिसाइड किया कलेक्टिवाइज फॉर्म करने के लिए, क्योंकि 1917 के बाद लैंड जो है वो पीजेंट्स को दे दी गई थी, जिसकी वजह से फार्मिंग के लिए लैंड बहुत छोटे छोटे हो गए और मॉडर्न फॉर्म डेवलप करने के लिए, उसमें मशीनरी यूज करने के लिए फॉर्म का साइज बड़ा होना चाहिए था। तो इस कारण से कुलक्स को एलिमिनेट करना जरूरी हो गया और वो कुलक्स को एलिमिनेट करने लगे और पीजेंट्स के पास जो भी लैंड थे, जो भी इक्विपमेंट्स थे, उसको लेना शुरू कर दिया और एक लार्ज फार्म को क्रिएट किया गया, जिसको कोलखुज कहा गया। और यहाँ शुरुआत हुई स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। फ्रॉम 1929 से स्टालिन की पार्टी के मेंबर्स ने पीजेंट्स को फोर्स किया कोलखुज में काम करने के लिए, और यहाँ पर जो भी बेनिफिट होता था वो पीजेंट्स के बीच में शेयर कर दिया जाता था। बट पीजेंट्स डिड नॉट लाइक द कलेक्टिवाइजेशन फॉर्म और इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये पीजेंट्स गुस्से में आकर के खुद अपने कैटल्स को, अपने लाइव स्टॉक को खत्म कर दिया। जो भी कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ थे उनको बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया गया।
कुछ को डिपोर्ट किया तो कुछ को एक्साइल। पर इतना करने के बाद भी ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी और 1930 टू 1933 एक बहुत बड़ा फैमिन आया, सूखा आया, जिसमें 4 मिलियन लोग की मौत हो गई। पार्टी के अंदर ही प्लांट इकोनॉमी मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कलेक्टिवाइजेशन को लेकर के काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो ऐसे में स्टालिन और स्टालिन के पार्टी मेंबर्स ने वैसे लोगों को सोशलिज्म के खिलाफ बताया और साजिश रचने का आरोप लगाया। 1939 तक आते आते 2 मिलियन लोगों को या तो जेल जाना पड़ा या तो लेबर कैंप में काम करना पड़ा, बट उनकी किसी ने भी हेल्प नहीं की। बहुत से लोगों को टॉर्चर किया गया और जबरदस्ती उनसे कन्फेस करवाया गया और वैसे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इनमें से कई सारे लोग टैलेंटेड थे, इनमें से कई सारे लोग इनोसेंट थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। बाकी सोशलिस्ट पार्टी जो यूरोप में थी उन्होंने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया जिस तरह से बोल्शेविक्स ने पावर अपने हाथ में लिया। बट एक वर्कर स्टेट बनाना पॉसिबल है, ये सोचकर सोशलिस्ट काफ़ी एक्साइटेड थे। बहुत से लोग जो यूएसएसआर के बाहर थे उन्होंने कांग्रेस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट में पार्टिसिपेट किया और बोल्शेविक्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कॉमेंटेंट बनाया। कुछ विदेशियों को यूएसएसआर के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में एजुकेशन भी दी गई और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तब यूएसएसआर ने सोशलिज्म को और भी फेमस कर दिया। बट बाय 1950s रशिया में ही लोगों ने रियलाइज किया कि जिस तरह से लोग गवर्नमेंट बनाना चाहते थे आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, उस तरह की गवर्नमेंट नहीं बन सकी। यूएसएसआर एक बैकवर्ड कंट्री जो एक ग्रेट पावर बन चुकी, उसके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए और जो पुअर थे उनको खाने के लिए खाना मिल रहा था। बट यहाँ पर लोगों को जो इसेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। 20th सेंचुरी के अंत होते होते यूएसएसआर की सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे इंटरनेशनल रेपुटेशन डिक्लाइन होने लगी।